अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे असेंबली लैंग्वेज का बेसिक सिंटेक्स। उसके साथ साथ सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर्स के ऊपर थोड़ी सी। उसके बाद हम एलडीआर, मूव और ऐड इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे। उसके साथ साथ हम लेबल्स, ऑपकोड्स, ऑपरेंड्स और कमेंट्स पर थोड़ी सी बात करेंगे जो कि आपकी असेंबली लैंग्वेज कोड का हिस्सा होते हैं। और इन कमांड्स के थ्रू एक्चुअली हमारा मकसद होगा कील माइक्रोवियन आईडीई के इन्वायरमेंट से थोड़ी सी नो हाउ हासिल करना। और सेकेंडली हम देखेंगे डिबगिंग सेशन किस तरह से चलाया जाता है आपके कील माइक्रोवियन आईडीई में, और किस तरह से आप अपने कोड को विजुलाइज कर सकते हैं कील माइक्रोवियन आईडीई में। सो लेट्स स्टार्ट। यह है कील माइक्रोवियन आईडीई, कील माइक्रोवियन 4 आईडीई है ये। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है। प्रोजेक्ट टैब, न्यू माइक्रोवियन प्रोजेक्ट, मेक अ न्यू फोल्डर समवेयर इन योर कंप्यूटर। मैं इस फोल्डर को नाम दूंगा ट्यूटोरियल 2। प्रोजेक्ट को नाम दें यहाँ पर आपने अपना टारगेट सिलेक्ट करना है, जिस डिवाइस को आपने एक्चुअली प्रोग्राम करना है उसका अगर आपको नंबर याद है तो डायरेक्टली इस टेक्स्ट फील्ड में लिख दें, वरना फिर आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके उस बोर्ड की डोमेन में जा सकते हैं। जैसे मेरा टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स है, जो बोर्ड मैंने यूज़ करना है TM4C123386PM उसका नंबर है TM4C 123386PM। सिलेक्ट किया, ओके किया। ये स्टार्टअप फाइल ऐड करने का पूछेगा। एक्चुअली ये होता है आपके हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी स्टैक पॉइंटर और स्टैक पॉइंटर स्टैक। अब आपकी जो स्टैक होती है, एक्चुअली स्टैक पॉइंटर जिस चीज़ को पॉइंट कर रहा होता है वो आपकी स्टैक होती है, उसको और प्रोग्राम काउंटर जो कि आपका रजिस्टर होता है, उनको इनिशियलाइज करवाने के लिए आपको कुछ ख़ास अंदाज में इनिशियलाइजेशन करवानी पड़ती हैं। तो आपकी स्टार्टअप फाइल में वो बाय डिफ़ॉल्ट की गई होती हैं, तो बेहतर है कि आप स्टार्टअप फाइल को ऐड कर लें। बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से स्टार्टअप फाइल को ऐड किए बगैर भी हम अपना कोड बना सकते हैं। एक सोर्स फाइल ऐड करें जिसमें आप अपना कोड लिखेंगे। चूँकि हम अभी असेंबली में काम करें तो ASM फाइल, असेंबली फाइल ऐड करेंगे। SRC इसका नाम लिख देते हैं, एक्सटेंशन ये खुद ही डाल देगा। अब मैंने यहाँ कोड लिखना है। इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने एक कोड पहले से लिखा हुआ है, उसको जस्ट मैं यहाँ कॉपी करूँगा। ट्यूटोरियल सैम्पल src.s। ये मैंने एक फ़ाइल खोल ली, Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करना चाहूँगा हेक्साडेसिमल नंबर के फॉर्मेट के ऊपर। हम सबको पता है कि बाइनरी नंबर का फॉर्मेट क्या होता है। बाइनरी नंबर इज़ जस्ट लाइक 0 1s का कम्बिनेशन। तो हेक्साडेसिमल नंबर जस्ट 4, जिस तरह एक BCD होता है नंबर, वो 4 बिट्स का कम्बिनेशन होता है। जिस तरह आप एक नंबर लिखते हैं डेसिमल में 1 2 3, इसका इक्विवेलेंट होगा BCD में, इसका BCD इक्विवेलेंट होगा 0 0 0 1 0 0 1 0। ये 2 का कम्बिनेशन है और ये 1 का कम्बिनेशन है, ये 1 का कम्बिनेशन है, ये 2 का कम्बिनेशन है। और अब मैं लिखने लगा हूँ 3 का कम्बिनेशन 0 0 1 1। अब ये आ गया आपका BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब हम बात करते हैं एक बाइनरी सीक्वेंस से हेक्साडेसिमल में जाने को। अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना और BCD से डेसिमल में जाना, ये इक्विवेलेंट एक तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि BCD टू डेसिमल एक्चुअली सिर्फ 9 तक सपोर्टेड है और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एक्चुअली सिर्फ 9 तक नहीं, 9 डिजिट तक नहीं, बल्कि 15 तक सपोर्टेड है। क्योंकि आपका जो 4 बिट का एक बाइनरी सीक्वेंस होता है वो एक्चुअली 0 से लेकर 15 तक 16 डिजिट्स को अकोमोडेट कर सकता है। तो जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर है वो इसकी पूरी कैपेसिटी यूज़ करता है। और BCD एक्चुअली सिर्फ चूंकि डेसिमल को इनकोड करता है तो डेसिमल नंबर सिर्फ 10 तक होते हैं,
10 डेसिमल नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, तो एक्चुअली वो सारी फंक्शनैलिटी, सारी स्पेस को यूटिलाइज नहीं करते। उसकी जो आखिरी 6 कम्बिनेशन होते हैं आपके बाइनरी के, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आपके बीसीडी में। जबकि हेक्साडेसिमल का फ़र्क बीसीडी से सिर्फ इतना है कि वो उन सब सीक्वेंसेस को अकोमोडेट करता है, और 9 से आगे वो A B C D E और F ये लगा देता है। मैं ट्राई करूँगा कि इन एग्जांपल्स की जगह पर एक ऐसी एग्जांपल भी डालूँ जो कि उन A B C D E F को भी अकोमोडेट करे। अब अगर मैं लिखूँ एक हेक्साडेसिमल नंबर 1 2 3 F, और इसको मैं लिखना चाहूँ बाइनरी में, सॉरी, हेक्साडेसिमल नंबर लिखते हैं तो उससे पहले 0x भी लिखना पड़ता है। एक्चुअली ये प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं है, बस मैं आपको कमेंट्स में कह देता हूँ इसको। ये सब आपको बताने के लिए कि एक्चुअली हेक्साडेसिमल नंबर और बीसीडी में क्या फ़र्क है। तो इसको अगर मैं बाइनरी में लिखना चाहूँ, ये सिंटेक्स नहीं है, ये बस मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ कि ये बाइनरी है। इसको अगर मैं बाइनरी में लिखना चाहूँ तो मैं यूँ लिखूँगा 0 0 0 1, ये आ गया 1 का सीक्वेंस, 0 0 1 0, ये आ गया 2 का सीक्वेंस, और 3 का सीक्वेंस आपको ऊपर से देखते हैं आप 0 0 1 1, और F का सीक्वेंस आ जाएगा 15। 15 इज 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। अब मैंने यहाँ पे इस बिट को लिखते हुए बोला 8, इस बिट को लिखते हुए बोला 4, इस बिट को लिखते हुए बोला 2, इस बिट को लिखते हुए बोला 1। ये इनके वेट्स हैं एक्चुअली। इन वेट्स को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास वो नंबर बनता है जो कि आप उस बाइनरी सीक्वेंस से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं अपने हेक्साडेसिमल में। सो ये हो गई हमारी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की डिस्कशन। सो लेट्स इनिशिएट कि हमने करना क्या था। सबसे पहले आते हैं लेबल्स पर, कि लेबल्स क्या होते हैं। यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देख रहे हैं जो कि लाइन के बिल्कुल स्टार्ट से शुरू हो रही हैं, जैसे ये डबल अंडरस्कोर मेन और ये LOOP लूप। एक्चुअली लेबल्स वेरिएबल्स के नाम हो सकते हैं, जिस तरह आप आइडेंटिफायर्स लिखते हैं अपने C में, C++ में, जावा में, जिस तरह आप इंट a = 5 लिखते हैं, तो उसमें a एक आइडेंटिफायर है जो कि आपका अपना डिवाइस किया हुआ नाम हो सकता है, आपकी अपनी मर्जी से दिया हुआ नाम हो सकता है। इसी तरह जो आपकी असेंबली है उसके अंदर आप अपने वेरिएबल्स को, अपने लूप्स को, अपने फंक्शंस को, अपनी सब रूटीन्स, फंक्शंस तो नहीं, सब रूटीन्स ही होती हैं, सॉरी, सब रूटीन्स ही होती हैं, तो इन सब चीज़ों को अपने ही आइडेंटिफायर्स दे सकते हैं, तो इन सब को लेबल कहते हैं। और इनका रूल ये है कि ये लाइन के बिल्कुल स्टार्ट से शुरू होते हैं। इसके इन लेबल्स के अलावा कोई और चीज़ अगर आप लाइन के बिल्कुल स्टार्ट से, फर्स्ट कॉलम से शुरू करते हैं, तो वो आपको असेंबलर एरर दे देगा कि आपने कोई अननोन लेबल लिख दिया जो कि एक अनआइडेंटिफाइड चीज़ है, एरर दे देगा आपका असेंबलर। सिवाय इसके कि आप एक कमेंट लिखते हैं। हमारी लेबल्स की डिस्कशन ख़त्म होती है, अब हम आते हैं कमेंट्स पर। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट एक्चुअली जिस तरह दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है कि आप अपने कोड को दूसरे लोगों को समझाने के लिए कि मैंने कोड में क्या लिखा है, आप सिंपली एक सेमीकोलन डालते हैं और उसके आगे लिख देते हैं कि ये एक्चुअली मैं काम करना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर मूव अगर कर रहा हूँ, तो इसका अगर मैं कमेंट लिखूँ तो मैं लिखूँगा असाइनिंग वैल्यू 0x 1111 to the register R0। अब यहाँ पे मैंने एक्चुअली डिस्क्रिप्शन लिख दी इस कोड की, इस कोड फ्रेगमेंट की। तो कमेंट का मकसद एक्चुअली यही होता है कि रीडेबिलिटी बढ़ाई जाए आपके कोड की। इसको डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। आपका एक कोड जितना ज़्यादा कमेंट्स रखता होगा वो उतना वेल डॉक्यूमेंटेड होगा। आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपके कोड से अलग भी हो सकती है और आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपके कोड के अंदर भी हो सकती है। इस तरीके को जो कि मैंने इस कोड के अंदर अपनाया, इसको कहेंगे आप इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन। एक्चुअली ये जो बात आपको मैंने बताई है असेंबली से ही रिलेटेड नहीं है, बल्कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाएं तो एक्चुअली यही जनरल बातें हैं जो कि रिपीट होंगी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।
इस तरीके को कि आप। सो फ्रेंड्स, अब हम कमेंट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑपरेंड्स और ऑपकोड्स की। एक्चुअली ये जितनी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं इनमें ये जो ब्लू कलर में जो चीज़ें लिखी हुई हैं इंस्ट्रक्शन के पार्ट्स, ये ऑपकोड्स हैं जो कि बताते हैं कि आपकी इंस्ट्रक्शन कौन सी है। और ऑपकोड्स के आगे जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं वो एक्चुअली ऑपरेंड्स हैं, यानी इन चीज़ों को आपने इनपुट के तौर पे देना है अपनी इंस्ट्रक्शन को, और ये वो चीज़ है जो कि डिफाइन करती है कि आपकी इंस्ट्रक्शन कौन सी है। सो आपके ऑपरेंड्स ये हैं जो कि कॉमास के साथ लिखे हुए हैं, और सॉरी, ऑपकोड वो है जो कि एक स्पेस के साथ आपके ऑपरेंड से अलहदा किया हुआ ब्लू कलर में लिखा है। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इन कमांड्स पर कि ये कमांड्स क्या काम कर रही हैं। एक्चुअली मूव, जैसे कि मैंने यहाँ पर कमेंट में लिखा भी कि असाइनिंग वैल्यू 0x-1 टू द रजिस्टर R0, तो सिंपली मूव कमांड का काम है कि आपकी ये वैल्यू जो कि हैश के साथ आगे लिखी हुई है एक कांस्टेंट वैल्यू, उसको इस रजिस्टर को असाइन कर देना। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, और R0 फर्स्ट रजिस्टर एक्चुअली आपके 16 रजिस्टर्स में से। ये एक्चुअली मूव कमांड का जो लिमिटेशन है वो ये है कि आप 16 बिट से ज़्यादा इसको इनपुट नहीं दे सकते। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 डिजिट्स हैं, और हर डिजिट 4 बिट का है, तो इसका मतलब 4 4 16, यानी 16 बिट्स की इनपुट है। इस वक्त अगर मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करूँ, कंपाइल का बटन ये, तो कंपाइल हो जाना चाहिए, 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और डिजिट का इजाफा करता हूँ और कंट्रोल एस और फिर कंपाइल करता हूँ, तो टारगेट नॉट क्रिएटेड, और वो कहता है कि कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय 0 to 255 शिफ्टेड लेफ्ट बाय। अब ये जो लिखा हुआ है ये समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको वो लाइन बता रहा है कि लाइन 11 में मसला है, तो लाइन 11 में आपको पता चल जाना चाहिए कि मसला यही है कि एक डिजिट एक्स्ट्रा लगा हुआ है। अब मूव टी पर आ जाते हैं। मूव टी एक्चुअली मूव का ही एक नया वर्जन है जो कि है मूव टॉप का एक्रोनिम। मूव टॉप से मुराद ये है कि आपका जो रजिस्टर है वो एक्चुअली है 32 बिट का, और आपने लोअर 16 बिट में वैल्यू मूव के थ्रू भेज दी है। अब आप चाह रहे हैं कि उसकी अपर 16 बिट्स के अंदर भी कोई वैल्यू भेजी जाए, तो आप मूव टॉप के थ्रू उसकी अपर 16 बिट में ये वैल्यू भेज देंगे। ये वैल्यू भी मैंने सिमेट्री के लिए सेम रखी है ताकि रजिस्टर डिबगिंग के दौरान हम देख सकेंगे किस तरह से सेम आती हैं। फिर हम आ जाते हैं LDR पर। यह है लोड रजिस्टर का एक्रोनिम। एक्चुअली इसके आगे ये जो रजिस्टर लिखा हुआ है इसमें ये वाली वैल्यू एज एन एड्रेस स्टोर होनी है। यहाँ पर आपके पास फैसिलिटी है कि LDR के थ्रू आप अपने असेंबलर को थोड़ा सा पागल बनाकर तो एक कांस्टेंट वैल्यू पूरी की पूरी 32 बिट की वैल्यू अपने रजिस्टर में लोड करवा सकते हैं। ये दोनों मैंने एक साथ इसीलिए यूज़ किए हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरह से मूव और मूव टी आपको लिमिटेशन देती हैं कि आप 16 बिट से ज़्यादा वैल्यू नहीं अपलोड कर सकते अपने रजिस्टर में, और LDR आपको फैसिलिटी देती है कि आप 32 बिट की वैल्यू भी अपने रजिस्टर में अपलोड कर सकते हैं। और लास्ट इंस्ट्रक्शन है ऐड की, इसको मिटा देते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। ऐड की इंस्ट्रक्शन एक्चुअली सिंपली R2 में रिजल्ट स्टोर करवाती है R0 और R1 की एडिशन का। यहाँ पे जो भी दो रजिस्टर्स लिखे होंगे उनकी एडिशन होगी और R2 में स्टोर हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा सारा प्रोग्राम। अब हम इसको देखते हैं कि ये काम किस तरह करता है डिबगिंग सेशन ऑन करके। पहले हम इसको करेंगे कंपाइल, 0 एरर 0 वार्निंग, इसका मतलब कंपाइल हो चुका। अब यहाँ से इस बटन से आपने स्टार्ट एंड स्टॉप डिबगिंग सेशन करनी है। ये आपसे पूछेगा ओके कर दें। अच्छा, अब ये इस वक्त स्टार्टअप फाइल में, आपको स्टार्टअप फाइल का कुछ नहीं पता और ना आपको ज़रूरत है इसको पता करने की। इसको यहाँ से इस बटन से आपने स्टेप 1 लाइन कर देना जब तक ये मेन फाइल में नहीं आता। ये पहली कमांड पर खड़ा है, और जैसे ही मैं इसको एक स्टेप और दूंगा तो ये मेरे एक्चुअली कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो देखें, तो मूव इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, और वो लोअर 16 बिट में ये वैल्यू भेजनी चाहिए। R0 आपका ये जिसमें कोई वैल्यू पड़ी है जो कि स्टार्टअप रजिस्टर से आई है। तो अब हम देखेंगे कि इसके लोअर 4 डिजिट्स के अंदर 111 आ जाना चाहिए। देखें आ चुका। अब R0 की अपर 16 बिट्स के अंदर
ये वैल्यू आ जानी चाहिए स्टेप। सो आप देखें ये भी आ चुकी। अब LDR के थ्रू आपके R1 में पूरी ये 32 बिट की वैल्यू आ जानी चाहिए। R2 आपका ये है, अब ये भी हाईलाइट ब्लू होना चाहिए और इसके अंदर ऑल टूज आ जाने चाहिए। सो यू सी, सॉरी R1 था, तो R1 में ये पूरी 32 बिट्स आ जानी चाहिए जो कि आ चुकी हैं। सॉरी मैं इसको R2 को कर गया मिस्टेक, बाय मिस्टेक कर गया। अब है आपकी ऐड इंस्ट्रक्शन और ये करती है R1 और R0 को ऐड और स्टोर करवाती है R2 में। तो R2 में इस वक्त 0 है। अब R1 और R2 ऐड होंगे, ये 1 + 2 3 हो जाना चाहिए, यानी ये सारे ही 3 हो जाएंगे। सो लेट्स सी। तो आपने देखा कि ये सब 3 हो चुके हैं और अब आपका जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर ये एक्चुअली प्रोग्राम के एंड पर पहुंच चुका है। अब आप इसको जितना मर्जी करें स्टेप। ये चूंकि एक लूप में, इनफाइनाइट लूप में एक्चुअली जा चुका है। ये इनफाइनाइट लूप है जो कि जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा सेकंड ट्यूटोरियल था। इंशाल्लाह आइंदा हाजिर होंगे नए ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।